Hello, everyone, and a warm welcome from Beamish Bookworms. ओ हेनरी एक ऐसे महान अमेरिकन लेखक हैं जिनकी कृतियां आज भी पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. These stories are so close to life. The Gift of the Magi भी ऐसी ही एक लघु कथा है. It's a beautiful story depicting the love between a young married couple. टाइटल को पहले समझें. जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो उन्हें ब्लेस करने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए 3 वाइज मैन आए थे. उन्हें ही हम मेजाई कहते हैं और वहीं से क्रिसमस पर गिफ्ट्स लेने और देने की प्रथा आरंभ हुई. आओ पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं. $1.87. That was all. And 60 cents of it was in pennies. Pennies saved one at two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. 3 times Della counted it. $1.87. And the next day would be Christmas. बुलडोजिंग से यहाँ मतलब है प्रेशराइजिंग, दबाव देकर बात मनवाना. बुचर इज अ मीट सेलर. चीक्स बर्न्ड मतलब एम्बैरस होना, शर्मिंदा होना. इम्प्यूटेशन मतलब एक्यूजेशन या आरोप. पार्सिमनी का मतलब है बीइंग अ माइजर, कंजूसी दिखाना. डेला के पास कुल मिलाकर $1.87 थे. ये थोड़े से पैसे भी उसने जगह जगह कंजूसी करके बचाए थे. कभी परचूरन की दुकान से, कभी सब्जी वाले से, कभी मीट की दुकान पर भाव तोल करके उसने ये पैसे जमा किए थे. ऐसा करते हुए उसे अच्छा नहीं लगता था. बहुत शर्म भी आती थी. दुकानदार भी शायद इसी कारण से मन ही मन उसे कंजूस कहकर पुकारते होंगे. पर बचत करने का उसके पास और कोई उपाय था ही नहीं. इतनी कर कसर करने के बाद भी आज उसके पास केवल $1.87 थे और अगले दिन क्रिसमस का त्योहार था. There was clearly nothing to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it, which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. फ्लॉप डाउन माने ड्रॉप हेविली, धम से कहीं बैठ जाना. काउच माने सोफा. शाबी मतलब पुराना, फटा हुआ. इंस्टिगेट माने प्रोवोक करना. रिफ्लेक्शन माने सोच या परावर्तन. प्रीडोमिनेटिंग मतलब मेनली. बेचारी डेला के पास कोई दूसरा चारा नहीं था. There was nothing she could do. वो हताश होकर धम से फटे पुराने सोफे पर बैठ गई. सोफे पर बैठी बैठी वो यही विचार करने लगी कि जीवन एक निरंतर सिलसिला है, दुखों का और सुखों का. लेकिन दुखों की मात्रा ज्यादा है. यहाँ मॉरल रिफ्लेक्शन का मीनिंग है इंट्रोस्पेक्शन, अपने विचारों को इवैल्यूएट करना. आगे बढ़े. While the mistress of the house is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beg a description, but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad. Mistress of the house यानी घर की मालकिन यानी डेला. Subsiding माने धीरे धीरे डिक्रीज होना. पहली पंक्ति का मीनिंग समझें. डेला सोफे पर बैठे हुए सोचती है, Life is a continuous cycle of ups and downs. सुख फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख, राइट? डेला भी अपना दुख भुलाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने का प्रयास करती है. उसका घर छोटा सा था. किराया उसका $8 पर हफ्ता था, पर उनकी सैलरी कम थी, इसलिए ये किराया भी उन्हें बहुत भारी पड़ता था. कहने को तो वे लोग रिस्पेक्टेबल थे, मगर उनकी दशा बेगर्स से कुछ थोड़ी ही बेटर थी.
शायद इसीलिए मेंडिकेंसी स्क्वाड यानी अमेरिका की पुलिस जो होमलेस लोगों और बेगर्स को अरेस्ट करती है, उन्होंने अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं था। आगे पढ़ें। In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. Also appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. Vestibule माने passageway या foyer, mortal माने इंसानों का, coax माने urge निवेदन करना, appertaining माने concerning या संबंधित। नीचे फॉयर में एक लेटर बॉक्स था, पर वह इतना छोटा था कि उसके अंदर कोई भी चिट्ठी घुसने की संभावना नहीं थी। पास में ही एक घंटी यानी एक इलेक्ट्रिक बटन भी था, पर उसे बजाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वह बहुत गंदा भी था और बजाने वाले को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर था। वही लेटर बॉक्स पर एक कार्ड पर घर के मालिक यानी डेला के पति का नाम लिखा हुआ था, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। आगे पढ़ें। The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. Now, when the income was shrunk to $20, though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. Modest and unassuming दोनों का मतलब होता है simple या humble। कुछ समय पहले तक डेला का पति $30 पर वीक कमा रहा था। सैलरी ठीक थी, तो नेम प्लेट भी लंबी चौड़ी बनवाई गई, including the middle name also, to show off proudly. However, जैसे सैलरी कम हुई, उनके मन में ये विचार आया कि डिलिंगम को हटाकर केवल डी अक्षर ही रहने दें। ये डी अक्षर ही मॉडेस्ट लगता है, सिंपल लगता है। दुनिया वालों के लिए तो डेला का पति मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग था, पर घर आते ही वो डेला का जिम बन जाता था, जिसे वो प्यार से हक करके वेलकम करती थी। आगे पढ़ें। Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months with this result. $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. Something fine and rare and sterling. Something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. Dully माने दुखी या भारी मन से, स्टर्लिंग माने प्योर, शुद्ध, बिना मिलावट के। बेचारी डेला ने रोना बंद किया और अपने चेहरे पर पाउडर लगाकर उसको ठीक किया। उसका मन भारी था, वो दुखी थी, इसलिए जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, she saw a grey fence, a grey cat and a grey backyard. उसे पूरी दुनिया मानो बेरंग दिखाई दे रही थी। क्रिसमस पर वो अपने पति को एक शानदार गिफ्ट देना चाहती थी, पर $1.87 में क्या आता? इतनी बचत करने पर, जगह जगह हाथ खींचने पर, खूब कंजूसी करने पर भी इतने ही पैसे बचा पाई थी वो। $20 पर वीक की तनख्वाह कुछ भी तो नहीं होती। खर्चे ज्यादा थे, कमाई कम।
क्या क्या सोचा था उसने। शी हैड मेड ग्रेट प्लान्स फॉर द गिफ्ट। कोई ऐसी चीज जिम को दे जिसे पाकर उसकी शान में 4 चांद लग जाएं। आगे बढ़े। There was a pier glass between the windows of the room. Perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. पियर ग्लास होता है एक लार्ज मिरर जो 2 खिड़कियों के बीच की दीवार पर लगाया जाता है। एजाइल माने लाइवली, चुस्त, मास्टर्ड मतलब महारत हासिल करना, अच्छे से कोई काम को सीखना या करना। डेला के घर में जो पियर ग्लास लगा था उसमें डेला खुद को बार बार देखकर निहारती थी। चूंकि उनका मकान छोटा था, पियर ग्लास भी विड्थ में यानी गहराई में कम था। इट वॉज मोर लाइक अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप। कोई पतला व्यक्ति ही अपनी रिफ्लेक्शन उस स्ट्रिप में एक बार में देख सकता था। डेला वॉज थिन, डेला पतली थी, इसीलिए वो अपने आप को उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप में अच्छे से देख पाती थी। आगे पढ़ें। Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. पियर ग्लास के सामने खड़ी होकर डेला ने अपने लंबे बालों को खोल दिया। उसकी आंखों में तो चमक थी, पर उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह फिर से उदास हो गई थी। आगे पढ़ें। Now there were 2 possessions of James Dillingham Young in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out the window some day to dry, just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. Depreciate मतलब कीमत कम होना। क्वीन ऑफ शेबा एक रानी थी यमन की, जो इज़राइल के राजा किंग सोलोमन के लिए वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेकर गई थी। किंग सोलोमन इज़राइल का राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और अमीर था। वैसे तो जिम और डेला के पास कोई खास कीमती वस्तुएं नहीं थी, पर जिम के पास एक गोल्ड की घड़ी थी जो उसके दादा ने उसे दी थी। डेला की सबसे अनमोल वस्तु थी उसके लंबे और सुंदर बाल। लेखक कहते हैं, यदि क्वीन शेबा डेला की पड़ोसी होती तो किसी रोज डेला जानबूझकर अपने बाल खिड़की से बाहर सुखाने के लिए छोड़ देती। उसके बालों के सामने क्वीन शेबा के सभी जूल्स फीके पड़ जाते। लेखक आगे कहते हैं कि यदि किंग सोलोमन जैनिटर होता और बेसमेंट में अपने खजाने के साथ रह रहा होता तो उसे दिखाने और चिढ़ाने के लिए जिम उसके सामने अपनी घड़ी बार बार निकालता। इतनी सुंदर व कीमती घड़ी देखकर ईर्ष्या से किंग सोलोमन अपनी दाढ़ी खींचने लगता। आगे पढ़ें। So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knee and made itself almost a garment for her. And then she did it up again nervously and quickly. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed onto the worn red carpet. Rippling माने लहराना, garment माने कपड़ा, cascade माने झरना या waterfall, falter माने लड़खड़ाना। डेला के भूरे बाल एक लहराते हुए झरने जैसे
उसके घुटनों से भी नीचे तक पहुंचते थे। उसके बाल इतने घने थे, ऐसा लगता था मानो उसने भूरे रंग के कपड़े पहने हों। खुद को मिरर में कुछ समय बाल खोलकर उसने निहारा, फिर झटपट थोड़ा घबराकर उसने बाल बांध लिए। कुछ पल के लिए उसके कदम लड़खड़ाए और उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें टपक पड़ी। आगे बढ़े। On went her old brown jacket, on went her old brown hat, with a whirl of skirts and with the brilliant sparkles still in her eyes, she fluttered out of the door and went down the stairs to the street. Where she stopped, the sign read, Madame Sofronie, hair goods of all kinds. One flight up Della ran and collected herself, panting. Madame, large, too wide, chilly, hardly looked the Sofronie. Will you buy my hair? Asked Della. I buy hair, said Madame. Take your hat off and let's have a sight at the looks of it. Down rippled the brown cascade. $20, said Madame, lifting the mass with a practiced hand. Give it to me, quick, said Della. Oh, and the next 2 hours tripped by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the stores for Jim's present. Flutter माने hover, तेज गति से हिलना. रोजी माने उज्जवल, सुंदर, हैप्पी. रैनसैक मतलब ढूंढना. डेला झटपट तैयार होकर एक दुकान में गई. उसने मन ही मन कुछ फैसला कर लिया था. दुकान पर साइनेज था, मैडम सॉफ्रोने, हर किस्म के बालों का सामान. डेला ने किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू किया, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज किया और मैडम से पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? मैडम ने उसकी तरफ विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी इमोशन देखा और बोला, हाँ, पहले अपनी हैट उतार कर अपने बाल मुझे दिखाओ. बाल देखने के बाद मैडम ने डेला को $20 का ऑफर दिया. डेला ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और तुरंत राजी हो गई. पूरे 1 हफ्ते की सैलरी, इतना पैसा तो उसके लिए बहुत था. अब वो खुशी खुशी जिम के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकेगी. अगले 2 घंटे मानो पंख लगाकर उड़ गए. बाल कटवाते हुए भी वो सपनों में खोई हुई थी और बाद में वो एक दुकान से दूसरी दुकान जाकर जिम के लिए तोहफा ढूंढने लगी. आगे पढ़ें. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the stores, and she had turned all of them inside out. It was a platinum fob chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation, as all good things should be. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him. Quietness and value. The description applied to both. $21 they took from her for it, and she hurried home with the 87 cents. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. Fob chain होती है एक chain which is attached to the watch for carrying in a waistcoat. Chaste माने pure, शुद्ध. Meretricious माने flashy, दिखावे वाला. On the sly माने छिप छिप कर. काफी ढूंढने पर डेला को एक खूबसूरत प्लैटिनम की फॉब चेन मिली, जो देखने में ही एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड लगती थी. उस फॉब चेन में सस्ता दिखावटीपन नहीं था, एक अंडरस्टेटेड एलिगेंस थी, बिल्कुल जिम की पर्सनालिटी के जैसे. $21 देकर खुशी खुशी उसने उसे खरीद लिया. जिम की घड़ी तो एक्सपेंसिव थी, पर घड़ी का लेदर स्ट्रैप पुराना हो चुका था, इसलिए वह सबसे नजर चुराकर घड़ी में समय देखता था.
आगे बढ़ें. When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas, and went to work repairing the ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror, long, carefully, and critically. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Intoxication माने joy, नशा, यहाँ पर खुशी का नशा. Gave way, yielded. Prudence माने wisdom या विवेकी. Ravages माने destruction या प्रकोप. डेला की खुशी नशे के समान ही थी. वह इतनी खुश थी, पर घर आकर उसने संयम व सूझबूझ से काम लिया. उसने अपने कर्लिंग आयंस को तैयार किया, अपने कटे हुए बालों को कुछ सुंदर बनाने के लिए. जो डैमेज यानी क्षति कैंची ने उसके सुंदर बालों को पहुंचाई थी, उसे थोड़ा बहुत रिपेयर करने के लिए. प्यार में जब जेनरोसिटी मिक्स हुई तो नतीजा बालों को भुगतना पड़ा. तभी लेखक कहते हैं, repairing the ravages made by generosity added to love is a tremendous task. डेला कर्ल्ड बालों में बॉयश लग रही थी, ट्रुअंट स्कूल बॉय लग रही थी. ट्रुअंट स्कूल बॉय से यहाँ मतलब है पढ़ाई चोर, जो बच्चे स्कूल पहुंचकर स्कूल से गुलाटी मारकर भाग जाते हैं. That is called a truant schoolboy. डेला ने ध्यान से क्रिटिकली खुद को आईने में देखा. उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी. पता नहीं जिम को उसका ये रूप पसंद आएगा कि नहीं, मगर वो खुद को दिलासा भी देती है कि वो और कर भी क्या सकती थी. उसके पास और कोई उपाय तो था ही नहीं. 7 बजते ही उसने भोजन की तैयारी शुरू कर दी. आगे पढ़ें. Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his step on the stair away down on the first flight, and she turned white for just a moment. She had a habit of saying a little silent prayer about the simplest everyday things, and now she whispered, "Please God, make him think I'm still pretty." The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22, and to be burdened with a family? He needed a new overcoat and he was without gloves. Jim सदा टाइम से ही घर पहुंचता था. डेला ने उसका गिफ्ट अपने हाथ में थामा हुआ था और वो नर्वसली जिम का वेट कर रही थी. जैसे ही जिम के कदमों की आहट उसने सुनी, उसने ईश्वर से दुआ मांगी कि उसका नया रूप उसके पति को अच्छा लगे. दरवाज़ा खोलकर जिम अंदर आया. यहाँ हम फर्स्ट टाइम जिम से मिलते हैं. वह 22 वर्षीय नौजवान है, पतला दुबला, गंभीर प्रकृति का स्वामी. बेचारा इस छोटी सी उम्र में परिवार व जिम्मेदारियों के बोझ से दब गया था. उसके पास सर्दियों में पहनने के लिए ग्लव्स यानी दस्ताने भी नहीं थे और उसका ओवरकोट भी घिस चुका था. आगे बढ़ें. Jim stopped inside the door as immovable as a setter at the scent of a quail. His eyes were fixed upon Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly
with that peculiar expression on his face. सेटर होता है एक तरह का कुत्ता जो हंटिंग में यूज किया जाता है। क्वेल एक तरह का पक्षी होता है। टेरिफाइड माने डरा हुआ, peculiar माने स्ट्रेंज, अजीब। जिम दरवाजे पर ही ऐसे स्थिर हो गया जैसे कोई हंटिंग डॉग क्वेल को देखकर स्थिर हो जाता है। वो डेला को बुत बनकर देखता रहा। डेला समझ नहीं पा रही थी कि जिम को क्या महसूस हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसलिए वह बुरी तरह से डर गई। जिम के मुख पर क्रोध, भय, हैरानी या नामंजूरी ऐसा कुछ भी तो नहीं था। वो इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। आगे पढ़ें। Della wriggled off the table and went for him. "Jim," she cried, "don't look at me that way. I had my hair cut off and sold because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. It'll grow out again. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you." "You've cut off your hair?" asked Jim laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. "Cut it off and sold it," said Della. "Don't you like me just as well anyhow? I'm me without my hair, aren't I?" Wriggle माने हिलना डुलना, laboriously मतलब with difficulty, मुश्किल से, कष्ट से। पेटेंट माने ऑब्वियस। डेला जिम के पास गई और उसे मनाने की कोशिश करने लगी। उसने उससे कहा कि उसने अपने बाल बेचकर उसके लिए गिफ्ट खरीदा है। वो क्रिसमस पर उसे अच्छा तोहफा देना चाहती थी। वो आगे कहती है कि उसके बाल जल्दी बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो उससे नाराज न हो। जिम के मुंह से सिर्फ ये शब्द निकले, और वो भी बड़ी कठिनाई से, कि तुमने अपने बाल काट दिए। जैसे इस तथ्य को स्वीकार करने में उसे मुश्किल हो रही थी। डेला उसे फिर मनाने की कोशिश करती है। "क्या मैं छोटे बालों में सुंदर नहीं लगती? मैं हूं तो तुम्हारी डेला ही, छोटे बालों में ही सही।" आगे पढ़ते हैं। Jim looked about the room curiously. "You say your hair is gone," he said, with an air almost of idiocy. "You needn't look for it," said Della. "It's sold, I tell you, sold and gone too. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered," she went on with sudden serious sweetness. "But nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on, Jim?" Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. For 10 seconds, let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. $8 a week or $1 million a year? What is the difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. Curiously माने उत्सुकता से, idiocy foolishness या मूर्खता, trance माने stupor बेहोशी की हालत, discreet माने serious, scrutiny माने review या जांच, inconsequential माने unimportant महत्वहीन, assertion माने दावा। जिम कमरे में चारों तरफ देखने लगता है, मानो डेला के बाल वाकई किसी कोने में मिल जाएंगे। बाल तो कट चुके थे, किंतु जिम का मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। डेला ने उसे होश में लाने के लिए फिर से कहा कि उसने बाल बेच दिए हैं। पर क्रिसमस ईव है, क्या जिम उससे प्यार भरे दो बोल नहीं बोलेगा? वो उसे आगे समझाती है कि मेरे सिर के ऊपर बालों की संख्या तो काउंटेबल थी।
पर मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार है उसे तो मापा ही नहीं जा सकता। जिम फाइनली अपने ज़ॉम्बी लाइक स्टेट से बाहर आता है। लेखक कहते हैं, चलो 10 सेकंड के लिए कुछ अनइम्पॉर्टेंट बातों पर गौर करते हैं। $8 पर वीक या $1 मिलियन अ ईयर, क्या फर्क पड़ता है? किसी जीनियस या गणितज्ञ से पूछेंगे तो वे लोग नंबर्स में, फैक्ट्स में जवाब देंगे। मेजाए भी अपने साथ कीमती तोहफे लाए थे, पर उन तोहफों में वो त्याग, वो प्रेम नहीं था जो डेला और जिम के तोहफों में था। किसी भी तोहफे का मूल्य उसके प्राइस टैग से आंका नहीं जाता, वो किस भावना से दिया जाता है उससे आंका जाता है। The gifts given from the heart are priceless. आगे पढ़ें। Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Don't make any mistake, Dell, he said, about me. I don't think there's anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. But if you'll unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. White fingers and nimble tore at the string and paper. And then an ecstatic scream of joy. And then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat. Nimble Mane quick, just, ecstatic Mane very happy, hysterical Mane with uncontrollable emotion, employment माने यूज या इस्तेमाल। जिम अपने ओवरकोट की जेब से एक पैकेट निकालता है और कहता है, मुझे गलत मत समझना, कोई भी हेयर कट, शेव या शैम्पू अर्थात कोई भी बदलाव आने पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। यदि तुम मेरा गिफ्ट देखोगी तो समझ जाओगी कि तुम्हारे कटे हुए बाल देखकर मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। डेला ने खुशी से और कुछ उत्सुकता से गिफ्ट को अनरैप किया। गिफ्ट को देखकर पहले तो उसने खुशी से चीख मार दी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता बिलखता देखकर द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट यानी घर का मालिक यानी जिम उसे दिलासा देता है और उसे शांत करने का प्रयास करता है। आगे पढ़ें। For there lay the combs, the set of combs, side and back, that Della had worshipped long in a Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful, vanished hair. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. And now they were hers. But the tresses that should have adorned the coveted adornments were gone. But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, My hair grows so fast, Jim. Craved माने तरसना, किसी वस्तु को दिल से चाहना, coveted माने desired, adornments माने श्रृंगार का सामान, bosom माने छाती। जिम उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट में बहुत ही कीमती, बहुत ही सुंदर टॉर्टोइस शेल की कोम्स लाया था, जिन्हें डेला बहुत समय से खरीदना चाहती थी, पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बस दूर से ही निहारती थी। आज वे उसके हाथ में थीं, पर उन्हें लगाने के लिए उसके सिर पर लंबे बाल नहीं थे। ऐसा सुंदर और मीनिंगफुल गिफ्ट पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने जिम को दिलासा दी कि उसके बाल जल्दी ही बढ़ जाते हैं। आगे पढ़ें। And then Della leaped up like a little singed cat and cried, Oh, oh! Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull, precious metal seemed to flash with the reflection of her bright and ardent spirit. Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it.
You'll have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks in it. Dandy माने excellent, अनोखा. Ardent माने उत्साही. डेला को जब याद आया कि उसने जिम को गिफ्ट तो दिया ही नहीं, तो वह ऐसी कूदी जैसे कोई बिल्ली कूदती है जब वो आग में झुलस जाती है. उसने अपना प्यार से खरीदा हुआ गिफ्ट जिम के सामने रखा. उस फॉब चेन का मेटल ठीक उसी प्रकार से चमक रहा था जैसे डेला की अंतरात्मा. अपने गिफ्ट के बारे में डेला एक्साइटेडली अपने पति से कहती है कि यह कितना सुंदर है. अब तुम घड़ी बार बार देखना ताकि सब लोग इस स्वॉप चेन को निहार सकें. आगे बढ़ते हैं. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. Dell, said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They're too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on? जिम अपना गिफ्ट लेने के बजाय सोफे पर बैठकर मुस्कुराने लगता है. वो अपनी पत्नी से कहता है, मेरा और तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट अभी संभाल कर अंदर रख दो. मैंने तुम्हारा गिफ्ट खरीदने के लिए अपनी घड़ी बेच दी है. आगे पढ़ें. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were, no doubt, wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the Magi. Chronicle माने story या वृतांत. Uneventful माने insignificant, dull. Babe in the manger माने Jesus Christ. लेखक कहते हैं, Magi were the three wise men जो जीसस क्राइस्ट के लिए इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स लेकर आए थे. वहीं से क्रिसमस पर गिफ्ट्स देने की प्रथा का आरंभ हुआ था. लेखक कहते हैं, मैंने फिर क्यों ये बोरिंग कथा आपको सुनाई जो मेजा की कथा से कोई ताल्लुक नहीं रखती. ऐसे दो मूर्खों की कहानी जिन्होंने अपनी सबसे कीमती वस्तु का हंसते हंसते बलिदान दे दिया अपने प्रेमी की एक मुस्कुराहट देखने के लिए. लेखक कहते हैं, मेरी नजर में तो ये दोनों मूर्ख नहीं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं. सभी तोहफे लेने वालों में, देने वालों में इनका स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि जो गिफ्ट निस्वार्थ भाव से, प्यार से, बलिदान व तपस्या से परिपूर्ण होता है, वही सही मायनों में तोहफा कहलाता है. मेरे लिए वे थ्री वाइज मैन मेजाई नहीं हैं. मेरे लिए डेला और जिम ही मेजाई हैं. यहाँ पूरा होता है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई का एक्सप्लेनेशन. आई होप ये चैप्टर अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही. हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.